कैसे कंडीशनिंग और उसकी बात कर रही है। तो देखते हैं। जैसे हम टीचिंग की बात कर रहे थे तो कि टीचिंग मतलब होता है इंस्ट्रक्ट करना या ये सब करना। तो कंडीशन करना और ये टीचिंग में क्या डिफरेंस है। टीचिंग एम करता है, डेवलपमेंट करता है किसी की पोटेंशियल को, किसी के इंटेलेक्चुअल को। टीचिंग एक ब्रॉडर स्कोप है, उसका एक बहुत ज़्यादा स्कोप है। रीइंफोर्समेंट की ज़रूरत नहीं होती टीचिंग में, ठीक है। रिपीटेशन की भी ज़रूरत फॉर दैट मैटर नहीं करती रिपीटेशन, ठीक है। कॉम्प्रिहेंसिव होती है। क्वालिटेटिव हो तो ज़्यादा बेहतर होता है। क्वांटिटेटिव भी हो जाता है क्योंकि इसके बीच में हमें एवेलुएशन की ज़रूरत पड़ती है। तो ये क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव भी कहीं ना कहीं है, एक वेरियस लेवल पे यूज़ होने वाली चीज़ है। और कंडीशनिंग क्या है। कंडीशनिंग हो गया भाई किसी के बिहेवियर या लर्निंग हैबिट्स को ही एम करता है, ठीक है। स्कोप ऑफ कंडीशनिंग इज़ रिलेटिवली नैरो। कंडीशनिंग की जो चीज़ है कि एक चीज़ बार बार वही सिखाना, ऐसे चलना है, ऐसे बैठना है, ऐसा करना है, तो इंसान एक हैबिट सीख लेता है कि उसे वही चीज़ करनी है। रीइंफोर्समेंट होता है। रीइंफोर्समेंट मतलब कि तुम्हें शाबाश बोला तो तुमने काम करना है, ठीक है। और अगर तुम्हें डांट दिया गया है तो तुम्हें क्या होगा, रीइंफोर्समेंट वर्क करेगा यहाँ पे। तो इट्स नॉट ओके। कंडीशनिंग इज डन बाय रिपीटेशन ऑफ बिहेवियर टू बी एक्वायर्ड। तो मतलब जो भी बिहेवियर आप बनाना चाहते हैं, चाहे आप एक चोर बनना चाहते हैं, ठीक है, तो आप क्या करोगे, उस बिहेवियर को दोहराओगे। एडिक्ट बनना चाहते हो, एडिक्टर बनना चाहते हो, तो कैसे होगा, आप उस चीज़ के एडिक्ट हो जाओगे, वो चीज़ बार बार रिपीटेटिव करोगे, तो क्या हो जाएगा, कंडीशनिंग। किसी के बिहेवियर को वैसा बनाने के लिए हमें क्या ज़रूरत होती है, कंडीशनिंग की। और करिकुलम क्या होता है, फिक्स्ड होता है, ठीक है। पर इन कंडीशनिंग करिकुलम क्या होता है, फिक्स्ड होता है। करिकुलम जो दिया गया है वही पढ़ना है, कोई भी उधर उधर का नहीं, सेम चीज़। इवेल्युएशन इज कंडीशनिंग इज डन ऑन द बेसिस ऑफ एक्वाजिशन ऑफ बिहेवियर और हैबिट। इवेल्युएशन हो सकती है कंडीशनिंग में, क्योंकि हम जो चीज़ उनको रटवा रहे हैं या पढ़ा रहे हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं, उसमें इवेल्युएशन कर सकते हैं। अच्छा, इसमें ये चीज़ क्यों नहीं सीख पाया है, हम वो चीज़ की वैल्यूएशन ऑब्वियसली कर सकते हैं। हाउ इट इज़ डिफरेंट इन टीचिंग, ट्रेनिंग। अभी हमने बात की कंडीशनिंग की, अब ट्रेनिंग कैसे इससे रिलाई करती है। टीचिंग इज़ मोस्टली थियोरेटिकल ओरिएंटेड, फिल द माइंड, provide new knowledge to the people, continue for a long time, broader area, does not follow very rigid approach, refers to the classroom learning teaching। पर जो ट्रेनिंग होती है ना, वो प्रैक्टिकल ओरिएंटेड होती है। ट्रेनिंग शेप्स हैबिट, तो ट्रेनिंग मिलने से उसकी शेप निर्धारित हो जाती है। और already knowledgeable people to learn tool and techniques to apply them. Training for few days or few months. Training is for specific areas. कोई चीज़ करना चाहते हैं तो हमें प्रोफेशनल कोर्स करना पड़ता है, ठीक है। तो स्पेसिफिक एरिया में चले जाते हैं हम लोग, तो वो ट्रेनिंग है, जिसे हम इंटर्नशिप कहते हैं, जिसे हम प्रैक्टिकल चीज़ें कहते हैं। ट्रेनिंग इज़ अ स्पेसिफिक एरिया। Training follow rigid and systematic approach. It refers to workshops, seminars, role play, simulation. I don't know what is it. Training is a specific program of skill development. It is a plan and systematic sequence of instruction under the competent trainer. It is a time-bound process. ये है टीचिंग और ट्रेनिंग में डिफरेंसेस। और इंस्ट्रक्शन कैसे ये इससे रिलाई करता है। टीचिंग का स्कोप क्या है, वाइड है, फॉर्मल और इनफॉर्मल भी है। ये कंटिन्यू क्या करता है, एक ही काम करता है, मॉडिफाई करता है किसी के बिहेवियर को, कंटिन्यू उसको इंस्ट्रक्ट करता रहता है, डायरेक्शन देता रहता है। और
इसकी बहुत सारे मेथड्स हैं टीचिंग के। लाइब्रेरी में हो सकती है टीचिंग, पॉलिटिकल ग्रुप में हो सकती है, स्कूल में हो सकती है, हर जगह हो सकती है। पर इंस्ट्रक्शन जो है वो नैरो होता है। इंस्ट्रक्शन देना, इंस्ट्रक्शन ऑलवेज फॉर्मल, वो फॉर्मल में दिया जाएगा कि ये चीज़ करनी है तो करनी है। बट टीचिंग में ऐसा नहीं होता। इनफॉर्मल भी कभी कभी टीचर को बनना पड़ता है। इनफॉर्मल भी हो सकती है और फॉर्मल भी हो सकती है। इट इज़ अ पार्ट ऑफ टीचिंग। जैसे कि टीचिंग अगर एक ब्रॉड पर्सपेक्टिव है टीचिंग, तो उसके अंदर आने वाली चीज़ क्या है? इंस्ट्रक्शन। इंस्ट्रक्शन इज़ अ पार्ट ऑफ, ठीक है। टीचिंग इज जनरली कन्फाइंड, or instruction is generally confined to the classroom, impart knowledge of specific subject, maybe. Indoctrination क्या होता है? Indoctrination is aims for changing some beliefs and attitudes. No freedom to the child. Indoctrinate तो गलत ही है, तो इसको मत ही पढ़ो। What is the difference between the भारतीय शिक्षा and Western education? भारत में शिक्षा और वेस्ट में एजुकेशन कैसे? सबसे पहले हम भारत में पढ़ेंगे। पुराने ज़माने में जो भारत था, बच्चा क्या करता था? अपने फादर के ऑक्यूपेशन को फॉलो करता था। इधर जो रिलीजन धार्मिक गुरु होते थे, जहाँ प्रोफेशनल उनकी ट्रेनिंग दी जाती थी और पर्टिकुलर फील्ड में वो क्या कर देते थे और रहने लग जाते थे। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम टू सिस्टम ऑफ एजुकेशन डेवलप। तो दो सिस्टम प्रकार के एजुकेशन डेवलप हुए, जो कि वैदिक होता है और एक बुद्धिस्ट होता है। इनके नाम इंडिकेट करते हैं कि इसमें वेद पढ़ाए जाते होंगे। वैदिक मतलब वेद पढ़ाए जाए, वेदांगा, उपनिषद, ये सब पढ़ाए जाते थे। ये सब्जेक्ट्स थे। तो ये मोर रिलायबल होती थी रिलीजियस एजुकेशन। और इसमें थॉट ऑफ ऑल द मेजर स्कूल्स लाइक बुद्धिज्म वाज टॉट। संस्कृत एक मीडियम होता था इंस्ट्रक्शन का, कि उस समय जो वैदिक सिस्टम में जो एजुकेशन दी जाती थी वो सिर्फ और सिर्फ संस्कृत शब्दों में ही दी जाती थी। तभी आप देखते हैं कि जो हमारे ग्रंथ हैं वो सारे संस्कृत भाषा में हैं। जो श्लोक हैं, जो भगवत गीता देख सकते हैं आप, तो ये सारी वैदिक एजुकेशन मतलब क्या, जो हिंदू धर्म के जो भी उसके बाद की जो संस्कृतियाँ आती हैं, वो मुस्लिम आ गई, फिर वो उर्दू में आ गई, मतलब उनकी अलग अलग होती चली गई। बट सबसे पहले जो थी वो संस्कृत थी। तो संस्कृत से ही एक मीडियम होता था इंस्ट्रक्शन का, ठीक है। वैदिक सिस्टम ऑफ एजुकेशन, पाली वॉज द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इन द बुद्धिस्ट सिस्टम। एक बुद्धिस्ट एजुकेशन सिस्टम चलता था और उसमें पाली जो थी, पाली एक भाषा का नाम है। जैसे एक संस्कृत एक भाषा का नाम है ना, वैसे ही पाली एक भाषा है जो कि बुद्धिज़्म में एजुकेशन के टाइम पे दी जाती थी। पर ये दोनों सिस्टम वोकेशनल एजुकेशन से ज़्यादा रिलीजियस एजुकेशन पे ज़्यादा फोकस थे। वोकेशनल एजुकेशन कम, और सबसे ज़्यादा फर्स्ट प्रायोरिटी इनकी रहती थी कि रिलीजन के बारे में एजुकेशन होती थी। वेदांगा ये सब के बारे में इनको पढ़ाया जाता था बच्चों को। दे आर टॉट देयर स्किल टू स्टूडेंट्स हु वर्क एंड अप्रेटाइज अंडर देम। सॉरी, मैंने लाइन गलत बोली। Vocational system of education where the master craftsman and artisan taught their skills to the student. System of collapse during the Muslim invasion. क्या हुआ कि ये सिस्टम दोनों चल रहे थे एजुकेशन के, दो प्रकार के, पाली और संस्कृत। तो इसमें रिलीजियस एजुकेशन ही ज़्यादा दी जाती थी। फिर क्या हुआ कि बीच में मुस्लिम आए हमारे देश में, पहले हमारे मुस्लिम देश में थे ही नहीं। इन्वेजन होने की वजह से क्या हुआ कि मिक्सर हो गया एजुकेशन का। अनदर ब्रिटिश जब बाद में आए, लॉर्ड कॉर्नवालिस, इन्होंने एजुकेशन का सिस्टम ही चेंज कर दिया। हमारे जो क्लर्क होते थे वो आज के टाइम पे जो एजुकेशन सिस्टम है टिल द डेट विच पुट द एजुकेशन लेवल डाउन इन इंडिया। फेमस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। अब कुछ ऐसे फेमस इंस्टीट्यूशन थे उस टाइम पे। 6th सेंचुरी में BC, गंधार नाम का एक जगह है,
तक्षशिला वो एक सेंटर होता था जहाँ पे एजुकेशन दी जाती थी। तो ये थोड़ा बहुत पता होना चाहिए आपको कि हमारे भारतीय शिक्षा कहाँ से शुरू हुई। तो तक्षशिला एक गंधार में जगह है जो कि सेंटर होता था लर्निंग का। सिक्स्थ BC, मतलब बहुत पुराना टाइम था। 16 ब्रांचेस ऑफ लर्निंग वर टॉट इन द डिफरेंट स्कूल। इसकी तक्षशिला की 16 ब्रांचेस थी, शाखाएं थी लर्निंग की, और अलग अलग स्कूल होते थे जिसमें स्पेशल प्रोफेसर लगाए जाते थे। और उन स्कूलों में 6 BC की बात कर रहा है, तो उस स्कूलों में पेंटिंग, स्कल्पचर और इमेज मेकिंग, हैंडीक्राफ्ट जैसी चीज़ें सिखाई जाती थी। ये स्किल के रूप में सिखाई जाती थी। बट ये जो यूनिवर्सिटी थी वो रेपुटेटेड थी फॉर इट्स मेडिकल स्कूल। ये मेडिकल स्कूल के लिए ही क्या थी, वो थी रेप्यूटेड। व्हाट इज दिस मीनिंग ऑफ रेप्यूटेड? तो रेप्यूटेड, आई डोंट नो व्हाट इज मीनिंग। क्या पता मेडिकल स्कूल हो और यहाँ पे थोड़ी बहुत स्किल सिखाई जाती होंगी। सम फेमस स्टूडेंट ऑफ दिस मेडिकल स्कूल। तो उस टाइम के जो इस स्कूल में जो तक्षशिला के जो स्कूल थे जिसमें मेडिकल एजुकेशन दी जाती थी, मेडिकल स्कूल था जिसमें फेमस स्टूडेंट जैसे कि जीवाका, हु क्योर द किंग भीमसारा ऑफ मगध एंड ग्रेट बुद्धा भी वहाँ से ही पढ़े थे शायद। जीविका वो हैड स्टडीड हैज़ हेयर फॉर 7 years अंडर द ऋषि अत्रेय। ठीक है, अत्रि। तो जो बुद्धिस्ट जो जीवाका थे उन्होंने 7 साल ऋषि अत्रि के अंडर में पढ़ा था। और फिर क्या करते थे, चाणक्य वॉज द ग्रेटेस्ट स्टूडेंट ऑफ दिस ग्रेट सेंटर। आपने सुना होगा चाणक्य नीति, और क्या नाम है, अशोका। आपने सीरियल देखा होगा अशोका में, जो चाणक्य का जो रोल किया हुआ है, तक्षशिला से शुरू होती है उसकी कहानी। तो तक्षशिला के जो एक बुद्धिमान व्यक्ति था चाणक्य, वो भी वहीं से पढ़ा हुआ है। वहीं पे पढ़ के और इतना बुद्धिमान हुआ कि चाणक्य नीति आज सब लोग या आज हम पढ़ते हैं उनको। एवरीवन नोज अबाउट हिम। चंद्रगुप्त मौर्य प्यूपल ऑफ चाणक्य। ठीक है, फर्स्ट मौर्य एम्परर एंड कनकर द नंद एंड सिल्यूसस निकेटर। समझ रहे हो, चंद्रगुप्त मौर्य को जो बनाने वाला था वो कौन था? चाणक्य था। और चंद्रगुप्त मौर्य का ही बेटा जो था अशोक सम्राट। आप वो वाला सीरीज ज़रूर देखना, तब पता चलेगा कि उस समय जो एजुकेशन सिस्टम था वो कितना प्रकाशित था। जब आप चाणक्य को पढ़ते हो ना तो बहुत सारी चीज़ें आपको एजुकेशन में पता चलती हैं। तो फर्स्ट मौर्य एम्परर बनाया था उसको क्योंकि वो उसका शिष्य था, और गणकर किया था उसने नंद जो बहुत ही आयाश था। किंग पुरु फॉट विद अलेक्जेंडर द ग्रेट। अपना नाम खुद ही अलेक्जेंडर द ग्रेट डाला है इसने। तो सबसे पहले हमें पता चला कि तक्षशिला एक ऐसा सेंटर होता था 6 BC में एक तक्षशिला एक ऐसी ब्रांच होती थी यहाँ पे स्किल्स प्रोवाइड की जाती थी। बट ये मेडिकल स्कूल था। यहाँ पे बहुत सारे फेमस जो हम पढ़ते हैं जैसे कि चाणक्य द ग्रेट, चाणक्य का ही जो वो था शिष्य चंद्रगुप्त मौर्य, जीविका क्या बोलते जीवाका जो भी है, मगध को जीतने वाला, नंद वंश का जो राजा था उसको हराने वाला। तो ये सभी यहाँ से पढ़ के गए थे। ये स्किल्ड वहाँ पे सीखते थे। कहाँ पे? तक्षशिला में। तक्षशिला में कितनी ब्रांचेस थी? 16 ब्रांचेस, पता नहीं कितनी, 18 थी, आई डोंट नो, पीछे पढ़ी थी हमने। तो यहाँ पे अपनी एजुकेशन लेते थे तक्षशिला में और फिर राजाओं को हराते थे। उस टाइम पे ऐसा कुछ नहीं था कि अपना भला करना है, बस भला ऐसे ही होगा कि एक दूसरे को हराओ और गद्दी पे बैठो, और फिर विश्वगुरु हो जाता था। दूसरा है नालंदा जो कि बिहार में है। तक्षशिला कहाँ पे है? ढूंढना पड़ेगा। तक्षशिला अलग है और नालंदा अलग है। आपने सुना होगा कि जो नालंदा है वो बिहार में है
और आज भी उसकी जो बिल्डिंग है जहाँ पे बहुत एजुकेशन स्टार्टेड थी, मतलब इट वाज द सेंटर ऑफ लर्निंग। ये सेंटर होता था लर्निंग का 5th सेंचुरी में, मतलब पहले तक्षशिला आया फिर हमारा नालंदा आया। वहाँ नालंदा यूनिवर्सिटी आपने सुना होगा, जो कि 1200 AD की बात है। रिनाउंड फॉर इट्स कॉस्मोपॉलिटन एंड कैथोलिक करेक्टर। ये रिनाउंड है कॉस्मोपॉलिटन एंड कैथोलिक करेक्टर। यूनिवर्सिटी ऑफ नालंदा was famous for its faculty of logic, Buddhist literature, Sukta, Mimamsa, Hindu एंड बुद्धिस्ट फिलोसफी, आयुर्वेदा, एस्ट्रोलॉजी एक्सेट्रा। देखो पहले तक्षशिला में कितनी अपॉर्चुनिटीज, कौन सी स्किल सीखा रहा था व्यक्ति, बट जैसे नालंदा 5th सेंचुरी में आया, तो 5th सेंचुरी की बात है ये, 5th सेंचुरी की बात है ये, उससे भी पहले की बात है कि हमें लॉजिक के बारे में, सुक्ता, मीमांसा, मीमांसा क्या है पता होगा तो ना बता पाओगे, फिलॉसफी क्या होती है, आयुर्वेद क्या होता है, एस्ट्रोलॉजी क्या होती है ना। इट वॉज ऑल्सो ग्रेट सेंटर ऑफ पाली, प्राकृत एंड महायाना। पाली हमने सुना कि जो बुद्धिस्ट होते थे उनका मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन होता था एजुकेशन को प्रोवाइड करने का, और महायाना भी उन्हीं का ही होता है बुद्धिस्ट का। तो सबसे पहले हिंदू, मुस्लिम और जो वो थे क्या कहते हैं क्रिश्चियन, हाँ क्रिश्चियन जो थे वो अलग बाद में आए थे, इन्वेजन की वजह से उनका हमारे बीच में मिक्सचर हुआ, बट सबसे पहले हमारी संस्कृत चलती थी और पाली चलती थी। इट हैड 7 स्टोर्ड लाइब्रेरी, 7 फ्लोर होंगे इसमें, जिसमें 2000 टीचर्स थे, 10,000 स्टूडेंट, और टीचर स्टूडेंट रेशियो 1/5। ठीक, नालंदा काफ़ी इंटेलिजेंट है। अगर कोई रिसर्च कर रहा है ना इसमें कि नालंदा यूनिवर्सिटी में कैसे पढ़ाई हुआ करती थी, कौन कौन पढ़ाता था, कैसे होता था, ये सब भी हमें तो पता चलेगा। हमें ज़्यादा PhD नहीं करनी है इसमें, सिर्फ नॉर्मल हमें पता होना चाहिए कि वहाँ पे क्या क्या सिस्टम था, पढ़ने का सिस्टम कैसे था। बल्लाभी इज वाइल नालंदा वॉज फेमस सीट फॉर लर्निंग इन ईस्टर्न इंडिया, Ballavi was a renowned seat of learning in the Western India. वेस्ट में जो एजुकेशन मिलती थी वो बल्लावी थी। जैसे कि हम ईस्टर्न की बात करें तो हमारी कौन थी, नालंदा थी, नालंदा यूनिवर्सिटी, क्योंकि ईस्ट में पढ़ रही थी ना। ईस्ट के लोग जितने भी उधर के आसपास के लोग जो थे बिहार के या उसके ईस्टर्न साइड वाले जो लोग थे, वो फेमस यूनिवर्सिटी थी, वहाँ पे रिनाउंड लोग पढ़ने आते थे। पर वेस्ट में जाएं तो हमें वल्लभी दिखाई देती है, जो कि हमारी अस्त्र शास्त्र की बात करती है। और बुद्धिस्ट का जो एक पोर्शन होता है हीनयान महायान, तो हीनयान जो थे वो यहाँ पे पढ़ते थे। सेकुलर सब्जेक्ट पढ़ाए जाते थे जिसमें अर्थशास्त्र, जैसे कि इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र, नीति शास्त्र मतलब लॉ, चिकित्सा शास्त्र होता है, मेडिसिन। पहले हिंदी में ही होती थी क्योंकि हमारी जो भाषा होती थी वो संस्कृत होती थी, संस्कृत से ही हमारी हिंदी निकली हुई है। तो अगर क्रिश्चियन नहीं आए होते तो हमारी आज जो भाषा होती वो हिंदी ही होती, हम हिंदी ही बोल रहे होते, मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन हमारा हिंदी ही होता, हमें इंग्लिश पता ही नहीं होती क्योंकि हमारा सिस्टम ही वैसा बना दिया गया। तो अभी हम इसे पता होना चाहिए कि हमें हिंदी में पता होना चाहिए और इंग्लिश में भी। तो चिकित्सा शास्त्र जो कि मेडिसिन के बारे में बात करता है, अर्थशास्त्र मतलब इकोनॉमिक्स, और नीति शास्त्र मतलब लॉ के बारे में। ये उस टाइम की बात है, वल्लभी में पढ़ाया जाता था। नालंदा स्टूडेंट जो थे वो हर इंडिया के हर एक पार्ट से आया करते थे नालंदा में पढ़ने के लिए, जो ग्रेजुएट होते थे इस यूनिवर्सिटी से, और वो काफ़ी एम्प्लॉयड हो जाते थे, रॉयल कोर्ट्स में एडमिनिस्ट्रेटर बनते थे और बड़ी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको मिलती थी। जस्ट लाइक नालंदा यूनिवर्सिटी वॉज डिस्ट्रॉयड बाय द मुस्लिम इन्वेडर्स। उन्होंने देखा कि इतना अच्छा पढ़ाया जा रहा है, यहाँ पे लॉजिक सीख रहे हैं, और उनको खटकी के बाद, और जो मुस्लिम जो अच्छे थे, मुस्लिम तो अच्छे नहीं थे भाई, उन्होंने हमारे तहस नहस ही कर दी। हमारी नालंदा यूनिवर्सिटी जो थी वो मेजरली बेस्ड ऑन हिंदू फिलॉसफी, बुद्धिस्ट फिलॉसफी,
है ना। तो इनको पसंद नहीं था मुस्लिम को देख के कि इतने अच्छे सौहार्द से पढ़ रहे हैं, बड़ी दुनिया में लोग यहाँ पे पढ़े, और एडमिनिस्ट्रेशन में भी इनका काम यही काम कर रहे हैं, क्यों? तो मुस्लिम को दुख हुआ तो इसलिए उन्होंने वो डिस्ट्रॉय ही कर दी। आज भी वो वैसी ही है। वल्लवी ऑल्सो मेट द सेम फेट, और जो वल्लवी जो वेस्ट में थी उनको भी यही सामना करना पड़ा, क्योंकि ये इन्वर्टर थे, डाकिए थे, उन्होंने सारी डिस्ट्रॉय कर। विक्रमाशिला एक यूनिवर्सिटी है जो कि रिनाउंड है टैंट्रिक बुद्धिज़्म और हीनयान। उज्जैन में मध्य प्रदेश में है ये, और बहुत फेमस है। और सेक्युलर लर्निंग इंक्लूडिंग मैथमेटिक्स एंड एस्ट्रोनॉमी उज्जैन में पढ़ाया जाता है। अदंतपुरी बिहार में। अनदर सेंटर ऑफ बुद्धिस्ट एजुकेशन लिटरेचर संस्कृत बनारस यूपी में। इट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिटी ऑफ द वर्ल्ड, स्टिल अ ग्रेट सेंटर ऑफ लर्निंग संस्कृत फिलोसफी, वेद, आयुर्वेद, एस्ट्रोलॉजी, अ वेल नोन सेंटर फॉर द टीचिंग थियोलॉजी। एस्ट्रोलॉजी पता क्या होते हैं? स्पेस के बारे में, ये तारे चमक रहे हैं, ये मतलब जिनको रुचि है इनमें। आयुर्वेद, कैसे ये जड़ी बूटियाँ कैसे काम कर रही हैं, कैसे ये हमें घर पे रह के हम ये चीज़ें सीख देते हैं। आयुर्वेद हो गया। वेद हो गया कि हमारे जो संस्कृत पठन पाठन कैसे बने। एस्ट्रोलॉजी, फिलॉसफी, विचारधारा, संस्कृत, ये सभी चीज़ें क्या हैं, ग्रेट सेंटर है बनारस में भी आज के टाइम पे भी। सालोत्की कर्नाटका में है, क्योंकि ये हमारे हम कहाँ के हैं, नॉर्थ के हैं ना, तो हमें नॉर्थ का ज़्यादा पता होता है। नालंदा हो गया, तक्षशिला हो गया, ये सब हो गया, बट सालोत्की हमें नहीं पता होगा। कर्नाटका में है, और यहाँ पे भी लर्निंग होती है। और ये 27 होटल होते थे, एंड 27 होटल थे यहाँ पे, हॉस्टल थे, होटल नहीं हॉस्टल, जिसमें बच्चे रहते हैं, और वहाँ पे डिफरेंट प्रोविंस, ठीक है, वहाँ से एजुकेशन लेते थे। दिस कॉलेज वॉज रिच endowed and 1945 A.T. by Narayana, the minister of Krishna III, with the revenue of houses, land and lives and marriage of ceremonies. Anyways, सीधा याद रखना। एन्नारियम नाम से ही पता चल रहा है। एन्नारियम ये कहाँ पे होगा? तमिलनाडु में होगा। फ्री बोर्डिंग यहाँ पे दी जाती थी, एंड 340 स्टूडेंट्स वहाँ पे थे। ये एक वेस्ट साउथ का सेंटर था, ठीक है। श्रीनगरी कांची में पढ़ाया जाता था। तो काफ़ी पढ़े लिखे लोग थे हमारे देश के। Methods of learning. In ancient India, close relationship exists between the pupil and the teacher. जैसे कि हम जानते हैं कि हमारे भारत में जो रिलेशनशिप था टीचर का, गुरु का एक बच्चे से, वो एक माता पिता के समान था क्या है। आज थोड़ा वेशभूषा अलग हो गई है, सिचुएशन अलग हो गई है, और थोड़ा रिजिड जो होते थे टीचर्स, वो अब फ्लेक्सिबल होते चले गए हैं समय के साथ, क्योंकि चेंजेस इज़ इम्पोर्टेंट, मॉडिफिकेशन इज़ इम्पोर्टेंट। और वी आर ग्रोइंग अप as a developed country, so we have to be cope up with the pace. तो in ancient India there was a close relationship, क्योंकि हम इंडियन सिस्टम पढ़ रहे हैं, भारतीय शिक्षा पढ़ रहे हैं, तो काफ़ी क्लोज्ड होते थे रिलेशनशिप। टीचर इंडिविजुअल को अटेंड करता था, और उसके जो स्टूडेंट होते थे वो उनको, और वो पढ़ाते थे, एंड उनके एप्टीट्यूड, उनके कैपेबिलिटी के हिसाब से उनको पढ़ाते थे। नॉलेज इम्पार्ट किया जाता था ओरली, लिखवाते नहीं थे। डिफरेंट मेथड ऑफ लर्निंग होती थी, जिसमें उन्हें रटवाते थे, मेमोराइजेशन। सबसे पहले तो संस्कृत के जैसे श्लोक हो गए, तो वो क्या करते थे, पहले गुरु रिपीट करता था, गुरु बोलता था, फिर उसके पीछे बच्चे बोलते थे, तो उनसे क्या होता था, उनको मेमोराइज करवाते थे। सबसे पहले यही स्टेज होती थी लर्निंग की।
और दिल से सीखते थे और स्केयर होते थे। द स्केयर टेक्स्ट थ्रू द indefinite repetition and rehearsal by both and teacher the taught। दोनों आपस में गा गा के उसको अंडरस्टैंड करते थे और इस तरह से पढ़ते थे, मेमोराइज करते थे, सीधी बात। क्रिटिकल एनालिसिस, दिस वॉज अनदर मेथड विच नॉलेज वॉज कम्प्रीहेंडेड। ये एक अनदर मेथड है जिसमें क्रिटिकल एनालिसिस कैसे होता था कि क्रिटिकल एनालिसिस श्री रामानुजम और श्री माधवाचार्य, ये उनके जो टीचर होते थे वो इंटरप्रेट करते थे उनको ब्रह्मसूत्रा, और वो क्या करते थे श्री शंकराचार्य, और फिर देन कंपोज बाय ब्रह्मसूत्र जो इंटरप्रेट करते थे, उनको समझाते थे, एंड फिर केम आउट विद द ओन इंटरप्रिटेशन ऑफ ब्रह्मसूत्र। माधवाचार्य even made his teacher subscribe to his view, which shows that guru were open to new ideas and view articulated by the student। मतलब कोई चीज़ जैसे किसी ने मेरे को यही समझ में आया इसमें कि किसी ने अगर मान लो कि ब्रह्मसूत्र जैसा कोई कंपोज लिखा हुआ है तो वो समझाते थे, टीचर उसको पढ़ते थे लाइन बाय लाइन और फिर क्या करते थे उसको इंटरप्रेट करते थे बच्चों को, और फिर क्या करते थे वो इंटरप्रेट करके जो बच्चे होते थे वो उनको भी मौका देते थे उसको समझने का, और वो टीचर भी उनको करेक्ट करता था टाइमली। तो क्रिटिकली एनालिसिस करते थे किसी भी सूत्र। इंट्रोस्पेक्शन मतलब सुनना, फिर मानना, फिर निधि ध्यानासना of the truth as so realize it is another method of ब्रह्मा विद्या वेदांत। इंट्रोस्पेक्शन मतलब सिर्फ अपने में ध्यान देते रहना, अपने आप को सच की तरफ लेके जाना, आंखें बंद करना और सोचना कि मैं क्यों हूँ, अपने कर्मों पे ध्यान देना, अच्छा मैं कहाँ गलत हूँ, ठीक है आप मुझे भगवान मिल सकते हैं। तो सीधी सीधी बात है वेदांत की तरफ लेके जाना, ये ऐसा मेथड होता था जिससे सिर्फ वो सुन के कॉन्सेंट्रेट करता था अपनी, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। स्टोरी टेलिंग, टीचर क्या करता था स्टोरी बताता था कोई, अच्छा उस टाइम पे ऐसा होता था और ऐसा होता था, वो बच्चे उसको इंटरप्रेट करते थे और एक्सप्लेन करता था। और बुद्ध ने ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें बताई हैं अपनी डॉक्ट्रिन में। क्वेश्चन आंसर मेथड, इन दिस मेथड द पीपल used to ask question and teacher used to discuss at length on the topic, clear their doubts। तो क्या होता था कि एक व्यक्ति ने क्वेश्चन पूछा, बच्चे ने पूछा तो गुरुजी ऐसा कैसे होता है, ये वेदांत में ऐसा लिखा तो इसका क्या मीनिंग है, तो फिर उसका क्वेश्चन ऐसे पूछा उसने और आंसर फिर वो एलाबोरेट करके देता था गुरु। हैंड्स ऑन मेथड, प्रोफेशनल कोर्सेज इंक्लूडेड मेडिसिन साइंस, स्टूडेंट एप्रीहेंड यूज टू लर्न ऑब्जर्वेशन एंड थ्रू प्रैक्टिकल मेथड। हैंड्स ऑन मेथड मतलब हाथ टच करके वो चीज़ें सीखते थे, जैसे कि मेडिकल साइंस कि ये दवाइयाँ कैसे बनानी है, ये दवाई जड़ी बूटी कैसे बनानी है, ये उस टाइम भी इतना वो नहीं था, फिर भी मेडिकल साइंस सिखाई जाती थी, ठीक है, आयुर्वेद जिसे हम कहते हैं। वो ऑब्जर्वेशन और प्रैक्टिकल उनको दिखा के फिर सेमिनार होते थे, स्टूडेंट्स नॉलेज लेते थे, जैसे कि हम बहुत ही बोर होते हैं सेमिनार में, थॉट डिबेट एंड डिस्कशंस, डिबेट्स होती थी, डिस्कशंस होते थे, और उस टाइम पे भी ऐसे फ्रिक्वेंट इंटरवल होते थे। और इस टाइम पे एम क्या होता था एजुकेशन का, टू प्रोवाइड अ गुड ट्रेनिंग टू द यंग मैन एंड वीमेन इन द परफॉर्मेंस ऑफ देयर सोशल इकोनॉमिक एंड रिलीजियस ड्यूटी। समाज में और खाने पीने के लिए थोड़ा सा, और रिलीजियस ड्यूटी उनकी प्राइमरली ये एम्बिशन रहता था उस टाइम पे कि समाज को कुछ दे सके, अपनी रिलीजियस ड्यूटी होनी चाहिए, हम इस धरती पे क्यों आए हैं, हम धर्म का पालन करना चाहिए, हमें डिसिप्लिन होना चाहिए, ऑल्सो प्रिजर्व द इनरिचमेंट ऑफ द कल्चर। अपने कल्चर को ध्यान में रखते हुए हम किसी के कल्चर से कितना प्रभावित हो जाते हैं हमें खुद भी पता नहीं होता। हम उनके ड्रेसेस, उनका भाषा, उनकी हर एक चीज़, उनकी तरीके हम अपने ढालने लगते हैं, अपने इसमें डालने लगते हैं। तो कहने का मतलब है कि
उस टाइम पे जो कल्चर था वो काफ़ी इनरूटेड था, और उस टाइम पे जो शिक्षा लेते थे वो भारतीय संस्कृति के अनुसार होती थी। धोती और ये सब जनेऊ वगैरह ये सब पहन के मुंडन करवा के फिर जाके ऐसे ही कल्चर को प्रदर्शित करता है, और आपके इसको समझने आना चाहिए। आ जाते हैं बीच में। तो करेक्टर, क्योंकि मोरल बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता था, पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड कल्टिवेटेड ऑफ नोबल आइडियल्स वर द अदर एम ऑफ एजुकेशन इन एंशियंट इंडिया। एंशियंट इंडिया में मेजरली फोकस किया जाता था कि करेक्टर डेवलप हो, उनकी संस्कृति, रिलीजन और अपने कल्चर को नहीं छोड़ना, बाइंड करके रखना। वेदास तो आज भी उतना ही इम्पोर्टेंट है कल्चर हमारे लिए। हम अपने कल्चर को क्यों छोड़ रहे हैं, क्यों हम उसको भूलते जा रहे हैं? ठीक है, तो करेक्टर डेवलप करता है हमारा कल्चर, जो हमें करेक्टर हमारा बताता है कि हमारे करेक्टर कैसा होगा। ठीक है, तो हमें अपने कल्चर को नहीं छोड़ना चाहिए, सीधी बात ये है। इससे ये पता चलता है उनके एम्स यही होते थे कि आज तो मतलब काफ़ी ज़्यादा है, मिक्सचर हो गया कल्चर का, ऐसा नहीं है। तो सब्जेक्ट ऑफ स्टडी, क्या सब्जेक्ट पढ़ाए जाते थे वैदिक सिस्टम ऑफ एजुकेशन में? 4 वेद पढ़ाते थे, जिसमें 6 वेदांगा होते थे। 6 वेदांगा कौन से? फोनेटिक, रिचुअलिस्टिक नॉलेज, ग्रामर, एक्जेनेटिक, मैट्रिक्स, एस्ट्रोनॉमी, ये सभी चीज़ें पढ़ाई जाती थी। उपनिषद थे, 6 दर्शन थे, जो दर्शन का नाम है न्याय, वैशेषिका, समाख्या, योगा, मीमांसा, वेदांता। पुराण पढ़ाए जाते थे, जो कि हिस्ट्री है, पुराण। तर्कशास्त्र जो वो नहीं है, वो करता था, क्या नाम है, रामकृष्ण परमहंस, नहीं, उनका ही एक वो होता था, आदि शंकराचार्य जी जो थे तर्कशास्त्र के गुरु थे। वो बहुत तर्क करते थे, ये चीज़ ऐसी है, ये चीज़ ऐसी है, ऐसे क्यों है, ऐसा क्यों है। तो ये चीज़ें उस टाइम पे पढ़ाई जाती थी, सब्जेक्ट्स होते थे ये, तो काफ़ी हद तक इनोवेटिव थे ये। चीफ सब्जेक्ट काफ़ी रूटेड थी कल्चर के साथ, काफ़ी कनेक्टेड थी। आज के टाइम पे ऐसी कोई भी हमें शिक्षा नहीं है, हमारी न्यूट्रल हो गई है बिल्कुल। अब मिक्सचर हो गया है, सेक्युलर जिसे कहते हैं, एजुकेशन वैसी हो गई है। अच्छा है, बट कहीं ना कहीं अपने कल्चर को इंसान जानता ही नहीं है, उसको पता ही नहीं है कि हमारा कल्चर क्या था। हमें अपना कल्चर पता हो तो व्यक्ति चलो समझ भी लेता है। तो इक्वल पोर्शन में अगर हिंदू धर्म का बता दिया, थोड़ा मुस्लिम का बता दिया, तो ये इक्वल इम्पार्टेड हो जाएगा। मल्टीलिंगुअल कंट्री, तो एक भी उसमें पोर्शन नहीं दिखता कि हमारे वेद्स एजुकेशन कैसी होती थी, ये तो अभी हमें पता चल रहा। दो चीफ सब्जेक्ट होते थे जो बुद्धिस्ट सिस्टम ऑफ एजुकेशन के, वो उनके 3 प्रकार के होते थे, सुत्त, विनय और अभिधामा। वर्क ऑफ ऑल द 18 स्कूल ऑफ बुद्धिज्म, हेतु विद्या, शब्द विद्या, चिकित्सा विद्या, ये सभी विद्याएं होती थी बुद्धिस्ट में। वेदास आर ऑल्सो स्टडीज एक्वायरिंग कंपैरेटिव नॉलेज। द आर्ट ऑफ राइटिंग वॉज नोन इन इंडिया फॉर द लॉन्ग टाइम। मतलब लिखने का जो तरीका होता था उस टाइम पे, जो राइटर्स होते थे वो हमेशा चाहते थे, who wanted to become religious leader had to learn several script। तो जो रिलीजियस लीडर बनना चाहते थे उस टाइम पे, तो उनको बहुत सारे स्क्रिप्ट को लर्न करना पड़ता था, लाइक हर प्रकार के वेद्स और भगवत गीता, इन सबको ऐसे दिमाग में भर लेना होता था। श्रीमद् भागवत गीता और श्री भगवत गीता अलग अलग हैं दोनों, और ये दोनों काफ़ी हद तक स्क्रिप्ट हैं, जो कि जो कथाकार होते हैं वो। जैन वर्क लाइक समाव्या सूत्र एंड प्रज्ञा परा सूत्र। रेफरेंस टू द 18 डिफरेंट स्क्रिप्ट आर अवेलेबल। स्क्रिप्ट क्या होती है? रिटन फॉर्म में जो लिखा हुआ है। तो बुद्धिस्ट लिटरेरी वर्क वॉज द ललित व विस्तारा एंड महावस्तु।
मेंशन डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्क्रिप्ट इन द वॉग क्या है, एक वो है पेपर जिसमें मेंशन होता है, जैसे कि कश्मीर की जो जो हिस्ट्री है वो किस में लिखी हुई है, राज तरंगिणी में कलहन ने लिखी हुई है। तो हमारे लिटरेरी सोर्सेज वहाँ से मिलते हैं कि हमारा जम्मू कश्मीर ऐसा था। ललित विस्तारा और ये सब चीज़ें हैं, इतना नहीं डीप जाना है आपने, सिर्फ आपको थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए कि ये चीज़ें पढ़ाई जाती थी। करिकुलम और मेथड्स पूछे जाते हैं, इट्स इम्पॉर्टेंट टू हैव टू लर्न। While the former refers to the 64 type of script and dozen type of scripts, मतलब बहुत प्रकार की बाद में हुआ था ये सिस्टम। रिगार्डिंग द करिकुलर और द स्कूल स्टूडेंट, तो चाइनीज़ ट्रैवलर ह्यूंगसांग कहते हैं कि जो बच्चे होते हैं वो बिगिन करते हैं लर्निंग द अल्फ़ाबेट्स and then begin the study of 5 subjects like grammar, art, craft, medicine, logic, philosophy. This was a general scheme of the studies for the layman of all the sects. Other subjects of the study were law, dharma shastra, arithmetic, ethics, art, architecture. ये सभी क्या हैं? धनुर्विद्या, मिलिट्री साइंस, परफॉर्मिंग आर्ट्स, ये सभी क्या हैं बेटा? ये हमारे सब्जेक्ट्स थे और ये हैं जो कि पढ़ाए जाते थे। एम तो आपको पता चल गया, कैसे कनेक्ट रहना है, रूटेड रहना है। वोकेशनल एजुकेशन कैसी थी? A majority of the peoples earn their livelihood by following the various professions. Ancient Indian literature refers to the 64 arts, which include the weaving, dyeing, spinning, art of tanning, leather, manufacture of boat, chariot, क्या बोलते हैं इसको, art of training, elephant, horses, making jewel, implement and equipment, art of dance, music, agriculture, building house, sculpture, medicine science, veterinary science, the profession of chemist, manufacture of perfumes, host of other professions. Vocational system of education, young men used to work their apprentice on the master of number of years and gain the expertise in the मतलब कि वोकेशनल एजुकेशन में उस टाइम पे एक मैन एक ही वर्क पे ध्यान देता था और उसका ही मास्टर बन जाता था नंबर ऑफ़ ईयर्स में ही, और जो एक्सपर्टीज़ उसके अंदर आती थी वो फिर वो उस प्रोफेशन में चला जाता था, और उनको पढ़ाया जो जाता था वो फ्री ऑफ कॉस्ट होता था, और बोर्डिंग ये सब चीज़ें हैं। वोकेशनल एजुकेशन इस प्रकार से दी जाती है। आचार्य उपाध्याय, टाइप्स ऑफ आचार्य बोलते थे उस टाइम पे। आचार्य जी, नमस्ते आचार्य जी, आचार्य जी, दीदी जी, was the type of teacher who taught his pupil Vedas without charging fees. बिना चार्ज के पढ़ाया जाता था, बट ऐसा कुछ नहीं है आज के ज़माने में, तो भर भर के फीसें ली जाती हैं। उपाध्याय was one of adopt teaching as a profession to earn his livelihood, taught only on the portion of वेद वेदांगा। जो वेद वेदांगा पढ़ाएंगे वो उपाध्याय कहलाते हैं। चर्क होते थे जो कि जिनको सबसे ज़्यादा हायर नॉलेज होती थी, और जो नॉर्मल जो टीचर्स होते थे उनको नॉलेज देता था। सतपथा ह्यूंगसांग कहते हैं कि मैं यहाँ पे स्टक हो गया और नॉलेज गेन करता रहा, और बहुत सारे टीचर्स देखे जो कि भिक्षुज और साधुज, जिनको भिखारी तो नहीं है साधुज ड्यूरिंग हिज टाइम। तो उसने देखा कि मैं वंडर हो गया ये सब देख के, किस तरह से ये लोग, अपनी बुक में उसने ये लिखा हुआ कि उस टाइम पे चरखास होते थे, चरखास जिनके पास wandering scholar toured the country in the quest of higher knowledge. They are not normally competent as a teacher. They were regarding as a possible source of knowledge by Satpatha Brahmana. मतलब जो साधु वगैरह होते थे वो उसके टाइम पे उनके पास भी नॉलेज होती है, ट्रेजर ऑफ नॉलेज होती है, जो कि कांस्टेंट घूमते रहते थे और वो सारा नॉलेज गेन करते थे।
गुरु एक वो भी होते थे कि जो कि गृहस्थ लाइफ के बारे में बताते थे कि गृहस्थ लाइफ कैसे जीनी है, अपनी लाइवलीहुड कैसे जीनी है, कैसे एजुकेशन इम्पार्ट करनी है अपनी, और अपने चेलों को बताते थे मेंटेन हम इस फैमिली। वो गुरुज होते थे उस टाइम के। आचार्य तो हो गया जो प्रॉपर हमें शिक्षा देता है। जुवान सतिका were teacher famous for their profound scholarship of the student distant places and distance hundred of miles and working to seek the guidance। वही कि हम इतने मीलों दूर दौड़ के जाते थे और पढ़ते थे। शिक्षा शिक्षा यही है ना, शिक्षा शिक्षिका शिक्षिका वही हो गया यार, शिक्षिका टीचर जो कि हमें आर्ट लाइक डांसिंग, उस टाइम पे भी डांस सिखाया जाता था औरतों के लिए। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन कैसे होते थे, गुरुकुल होते थे और गुरुकुल में टीचर रहता था अपने, और उसी के साथ उनके बच्चे जो उनको, और उनकी एक सेरेमनी होती थी जब वो बच्चे होते थे और अपने पेरेंट्स का घर छोड़ के वो गुरु के पास रहने आते थे। और यही क्या था, क्या सिस्टम था, गुरुकुल। देन देर वॉज अ परिषद होते थे, एकेडमिक कई जो उसमें स्टूडेंट क्या करते थे, लर्न करते थे, गैदर करते थे, इनर्च करते थे नॉलेज को थ्रू द डिस्कशन एंड डिस्कोर्स, परिषद, ठीक है। और सीट ऑफ लर्निंग और ओरिजिनल कंडक्ट बाय द ब्राह्मण। उस टाइम पे ऐसा होता था कि जो सिर्फ ब्राह्मण होते थे ना, वही एजुकेशन क्या करते थे, इम्पार्ट करते थे, डिस्कशन और डिस्कर्स करते थे। और 3 प्रकार के जो होते थे ब्राह्मण वो करते थे ये सब। बट नंबर ऑफ ग्रेजुअली इंक्रीजेस टिल द settled that परिषद and 21 ब्राह्मण वर वर्ड्स इन द फिलोसफी। और ये सब चीज़ें होती रहती थी। संगम, गोष्ठी भी एक तरीके की वो थी, नेशनल गैदरिंग, जिसमें वेरियस रिप्रेजेंटेटिव स्कूल्स क्या करते थे। ये सब चीज़ें हमें इतनी डीप नहीं जाना है, फिर भी हमें पता होनी चाहिए। आश्रम्स होते थे जिसमें गुरुज अपना भाषण वगैरह देते थे। फ्लक टुगेदर फॉर लर्निंग अराउंड फेमस सेजेस एंड सेंट। जो संत वगैरह होते हैं या सेजेस होते हैं, वो क्या करते हैं, अपना जो नॉलेज उनको स्वयं भू जो उनको नॉलेज आया होता है ना, जो पढ़ के उनको आया होता है, वो आश्रम्स में होता था। गोष्ठी समझ में, गोष्ठी एक गैदरिंग होती थी। गोष्ठी मतलब गोष्ठ, छोड़ो इतना नहीं जाना हमने, सिर्फ नाम पता होना चाहिए। गोष्ठी, आश्रम, संगम, परिषद, गुरुकुल, ये सब चीज़ें। फ्लॉक टुगेदर फॉर लर्निंग अराउंड द फेमस सेजेस एंड संत। For example, ashram of Bharadwaj at Prayag was very big ashram where Prince like Bharat used to study। अब कुछ महान उस टाइम पे ना 2 लोगों का बहुत राज चलता था। एक तो होते थे राजा महाराजा और उनके कुल गुरु जो होते थे वो उनको ले जाते थे, राजाओं को, फेमस राजा जो होते थे उनको वोकेशनल ट्रेनिंग जो भी उनका मन है वो करते थे वो, और वहाँ पे एजुकेशन लेते थे अपने बड़े होने तक, फिर उनको भेज दिया जाता था। नमीशा लोकेटेड इन द फॉरेस्ट ऑफ नमीशारण्य, ये भी एक आश्रम है नमीशा हट। चलिए यार ये बहुत ही ज़्यादा डीप हो गया हमारा। विद्यापीठ भी एक वो है जहाँ पे श्री शंकराचार्य जी ने स्पिरिचुअल लर्निंग की थी। गीतिकास, अग्रह, माथाज, ब्रह्मपुरी, बिहार। हाई स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन, हाई स्टैंडर्ड ऑफ यही ब्रह्मचर्य शंकराचार्य जी ने रखा था। इतना नहीं जाएंगे डीप में, तब भी थोड़ा थोड़ा पढ़ लेंगे। यूनिकनेस इन इंडियन एजुकेशन, यूनिकनेस क्या थी?
यूनिकनेस नहीं है, स्ट्रेस। लगता है हमारा हो गया, लगता है हमें इतना ही पढ़ना है और ये हमारा रहता है, ये हमारा कंप्लीट हुआ। क्या? इंडियन एजुकेशन। वेद्स में कैसे पढ़ाई होती थी, कितने प्रकार के गुरुज होते थे, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन किस तरह से होते थे उस टाइम पे, ये कुछ डीप इंस्ट्रक्टिंग है। और टीचर कितने प्रकार के, टाइप्स ऑफ टीचर हमने पढ़ा, और एजुकेशन इंस्टीट्यूशन कैसे होते थे, मेथड्स क्या होते थे उनके पढ़ाने के, वोकेशनल एजुकेशन में क्या दिया जाता था, एम्स क्या होती थी, सब्जेक्ट टू स्टडी क्या होता था, मेथड्स क्या हुए रहेंगे लर्निंग के, और भी काफ़ी चीज़ें जो है हमने पढ़ी। और कौन कौन से जो बहुत पुराने इंस्टीट्यूशन या यूनिवर्सिटीज़ रही हैं जो कि एजुकेशन इम्पार्ट करती थी, और ये सारी चीज़ें मिल मिला के हमारी भारतीय शिक्षा बनती है। तो होप यू गाइज find something here. If you find something here, do like, hit the bell icon, and never miss any update from the Binti Sharma's channel. So आज के लिए हम भारतीय शिक्षा ही रखते हैं. Tomorrow we will cover Western education. Till then, bye bye, take care, see you soon.